नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है मैथ क्लासेस में और मैं हूँ रामवीर सिंह। जैसा कि कल हमारा टॉपिक चल रहा था घातांक एवं घात पार्ट 1, वो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया था। आप चैनल पे जाकर के उसको प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल की में उसको देख सकते हैं। और जिन्होंने देख लिया होगा उम्मीद है वो उनको पसंद आया होगा। तो एक शॉर्ट में ही पूरा कर सकते थे लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाता, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कल हमने घातांक एवं घात के कुछ रूल्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने किए थे। तो आज उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जो कि तकरीबन 15-20 मिनट का होगा, तो उसको हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे एक फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। आप वीडियो देखने के बाद में कमेंट करें जिससे कि मैं अपनी टीचिंग के तरीके में कुछ सुधार कर सकूं या कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हैं वो बहुत कीमती हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म और एक दूसरी फॉर्म होती है यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं हिंदी में मानक रूप, और यूजुअल फॉर्म को क्या बोलते हैं? सामान्य तरीके से जो हम लिखते हैं, सामान्य रूप लिख दो इसको। तो किन्हीं भी संख्याओं को हम 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं लिख करके। सामान्य रूप में लिखते हैं अमूमन हम, और दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई संख्या है, ये संख्या है जैसे, तो हमें इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। उसको पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा समय लगेगा। इससे भी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो हम इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे ही करते रहेंगे, मतलब उसको इतनी आसानी से पढ़ नहीं पाएंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमें पढ़ने में बहुत ही आसान हो जाए और उसको हम तुरंत संख्या को देख करके पढ़ दें। तो उसको जो हम व्यक्त करते हैं इस संख्या को उस रूप में जिससे कि हम आसानी से पढ़ सकें, उसी को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। और ये वाला जो हमारा रूप है ये क्या है? सामान्य रूप है, यानी यूजुअल रूप, यूजुअल फॉर्म है जिसको भी हम अक्सर कर उपयोग करते हैं। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, मानक रूप के बारे में। सामान्य रूप तो आपको पता ही है, जिस प्रकार से जैसे भी संख्या लिखते हैं वो सामान्य रूप ही है। तो स्टैंडर्ड रूप के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? m इंटू 10 की पावर n। इसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का? m इंटू 10 की पावर n। अब इसको समझ लेते हैं। ये m क्या है? m कोई एक संख्या है जो कि, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब क्या है कि m बड़ा है 1 से, यानी कि यहाँ पे जो m लिखा जाएगा वो 1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं साथ में इसके एक ऐसे डंडा लगा दूं, इसका मतलब क्या है? यानी कि m 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब है m 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या 1 से ऊपर हो सकता है। लेकिन जो m है वो 10 से छोटा होगा। 2 कंडीशन लग गई है इसमें। एक तो ये कंडीशन लगी है और एक ये कंडीशन लगी है। इसका मतलब है जिस तरफ इसका साइन का मुंह खुला हुआ है वो चीज बड़ी है, यानी कि m इससे तो छोटा है, ये बड़ी है, इसका मतलब m क्या है? 10 से छोटा है, और 1 से बड़ा है क्योंकि इसका मुंह m की तरफ है। यानी कि 1 हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होगा। ठीक है सर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए जैसे 1 लिख सकते हैं,
और 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, मतलब ऐसे 9 तक लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, ये जो m है वो क्या है? दशमलव नंबर, डेसिमल नंबर। m डेसिमल नंबर भी हो सकता है। कैसे? 1.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 3.4 हो सकता है, ऐसे ही 9.5 या 9.6, 9.99 हो सकता है, 9.9999 हो सकता है। यानी कि 10 से छोटा होना चाहिए। 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा, मतलब जितनी भी संख्याएं, कोई भी संख्याएं बन रही हैं उनको हम m के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। चलिए, ये कंडीशन हो गई। 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, दूसरा लेकिन 10 से छोटा होगा, तीसरा दशमलव में हो सकता है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स में हो सकता है। अब ये m की बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि m कहाँ से कहाँ तक जाएगा और कितना हो सकता है। अब ये देखें, यहाँ 10 की पावर n लिखा है। n क्या है? n पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। n के बारे में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो n है, जो इसका एक्सपोनेंट है 10 का, वो धनात्मक रूप में भी हो सकता है और ऋणात्मक रूप में भी हो सकता है। अब धनात्मक में कब होगा, ऋणात्मक में कब होगा, वो हम आगे बताएंगे। आपको सिर्फ इतना याद करने की जरूरत है, m × 10⁻n स्टैंडर्ड फॉर्म को इसके हिसाब से लिख सकते हैं। यानी कि मानक रूप। आइए तुम कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं इसके। छोटी संख्या से लिखते हैं हम उदाहरण के लिए। जैसे 45 है। आप बोलोगे सर 45 तो ऐसे ही पढ़ने में आ रहा है हमको, तो आपने ये एग्जाम्पल क्यों लिया है? कोई बड़ी संख्या लेते। तो छोटी संख्या में सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, क्योंकि वैसे तो हम बड़ी बड़ी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म का काम में लेते हैं, या फिर बहुत ही छोटी संख्या हो उसको व्यक्त करने के लिए हम मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो सबसे हम पहले बड़ी संख्याओं को मानक रूप में लिखने कैसे लिखते हैं वो दिखा रहे हैं। तो ली तो मैंने, लेकिन छोटी संख्या है क्योंकि आपको समझाने के लिए इजी। एक चीज मैंने पहले पिछले वीडियोस में आपको बताई है, फ्रैक्शन वाले में, जैसे 3/7 है, ये कोई भिन्न है, ये क्या है? कोई भिन्न है, फ्रैक्शन है। तो अगर हम ऊपर और नीचे सेम संख्या का मल्टीप्लाई करें, यहाँ किसी संख्या का मल्टीप्लाई करें जैसे 3 का, तो यहाँ भी 3 कर दें, तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। करके देख दो, 3 × 3 9 हो गया, 7 × 3 कितना हो गया? 21 हो गया। फिर इसको काट देंगे तो ये 3 बार और ये 3 से ये 7 बार, यानी 3/7। यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि हम किसी भी संख्या का कोई फ्रैक्शन में है, कोई भिन्न रूप में है कोई संख्या, उसमें ऊपर और नीचे अगर सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू वही रहती है। उसी प्रकार किसी भी संख्या से हम ऊपर वाली को जितने से डिवाइड कर रहे हैं और नीचे वाली को भी उतने से डिवाइड कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संख्या वही की वही रहती है। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, ऊपर भी 3 से किया, नीचे भी 3 से किया, तो क्या आ गया? 9/21 आया था, 9/21 आया हमारा। अभी हमने इसको डिवाइड कर दिया, किससे? ऊपर वाले को भी 3 से किया, ऊपर वाले को 3 से किया, तो हमें नीचे वाला भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, वही का वही आ जाए। तो 3 से डिवाइड किया इसको, ये 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो 3/7 आ गया। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन में हम अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं या सेम संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या
चेंज नहीं होती, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो जैसे ये 45 है, 45 भी 45 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या तो सर P ऑब्लिक Q के रूप में लिखते हैं। अरे मैंने बोला था ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 45 के नीचे 1 रख दो, ये P ऑब्लिक Q की फॉर्म में हो गया, भिन्न रूप में हो गया। बस सिर्फ कंडीशन क्या होती है, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर ये संख्या है कोई, हमने ऐसे कर दिया, हमने बोला m को क्या करना है, छोटे, इसको हमने छोटे रूप में लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो वो संख्या है जो m है वो 1 से तो बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करें, तो हम अगर यहाँ पे दशमलव लगाते हैं 4.5, तो ये 1 से तो बड़ा हो गया और 10 से कम हो गया है। लेकिन हम ऐसे किसी भी संख्या में दशमलव लगाएंगे तो वो संख्या तो क्या हो गई, छोटी हो गई। अगर हमने इधर शिफ्ट किया है उसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दशमलव कहाँ पे शिफ्ट किया है, ये 45 था, अगर 45 को मैं लिख दूं 45.0, तो क्या इसकी कोई वैल्यू चेंज हुई है क्या? नहीं हुई, 45 वही है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 ही है और कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको सीधा 45 भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए दशमलव कहाँ पे था, यहाँ पे था। हमने दशमलव को कहाँ शिफ्ट किया है, लेफ्ट साइड में, यानी कि बाईं तरफ शिफ्ट किया है। हमने इस संख्या को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। लेकिन हम ऐसे किसी भी संख्या को छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हमें क्या करना है, वैल्यू चेंज नहीं करनी है, वैल्यू इसकी 45 ही रहे। उसके लिए क्या करेंगे, जितना अंक हमने इधर दशमलव को खिसकाया है उतनी 10 की पावर लगा देंगे। उतनी क्या करेंगे, 10 की पावर लगा देंगे। यहाँ पे हमने दशमलव यहाँ था, इस तरफ बाईं तरफ खिसकाया है, तो इधर हम 10 की पावर 1 कर देंगे। अभी इसमें 4.5 × 10 करके देख लो आप, 10 की पावर 1 है, तो नहीं भी लिखेंगे पावर उसकी तो भी चलेगा, क्योंकि जिसकी कोई पावर नहीं लिखी रहती है उसकी पावर 1 होती है, एक्सपोनेंट 1 होता है। 4.5 × 10 कर लो, 4.5 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। यानी कि जो हमारी संख्या थी उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, संख्या वही की वही है, उसकी वैल्यू वही की वही है, उसका मान उतना का उतना ही है। तो जो हम मानक रूप में लिखते हैं उससे उस संख्या की वैल्यू नहीं बदलती है, उसका मान कभी चेंज नहीं होता है, बस हमारा लिखने का तरीका बदल जाता है। तो मैंने ये बताया था आपको बहुत छोटी संख्या के बारे में, यानी 45 2 अंकों की थी, जिसको हम सामान्य रूप से भी लिख सकते हैं, यानी यूजुअल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया था। अभी हम एक बड़ा एग्जाम्पल लेते, बड़ी संख्या लेते हैं। देखिए जैसे 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0, इसको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें? तो सर हमने पहले ही बताया था आपने कि 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, या 1 भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इधर देख लो, इधर क्या है, इधर 3 है। अगर दशमलव हम यहाँ लगाते हैं तो ये तो 37 हो जाएगा, जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या करें सर, तो ऐसा करना है आपने कि 1 या 1 से बड़ा हो लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। तो कहाँ लगा दें सर दशमलव, तो आप यहाँ लगाओ ना दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा 3.7400000, ठीक है, इतना हो गया।
सर इसकी तो वैल्यू चेंज हो गई, ये तो बहुत बड़ी संख्या थी और आपने 3.74000 कर दिया। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें, हमने दशमलव क्या है इधर खिसकाया है, यानी कि पहले इसमें कहीं भी दशमलव नहीं था, तो उस संख्या के लास्ट में दशमलव हम मान सकते हैं 0.00, ठीक है। और पॉइंट के बाद अगर 00 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने इसको संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये दशमलव यहाँ से हमने कहाँ खिसका दिया, यहाँ खिसका दिया। कितने अंक खिसकाया है वो ध्यान रखने वाली बात है। तो सर गिन लेते हैं इनको, तो आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सर 10 अंक छोड़ करके हमने क्या लगाया है, दशमलव लगाया है। तो मैंने पहले बताया था कि जितना अंक छोड़कर बाईं तरफ खिसकाएंगे तो उसको क्या करेंगे, वहां पे उतनी 10 की पावर लिख देंगे, यानी कि 10 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 टू द पावर n। n यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अभी हम नीचे वाले को थोड़ा मिटा देता हूँ, वो हमने काउंट कर लिया है। अभी देखो अवसर बोलोगे ये तो इतनी बड़ी संख्या हो गई, तो आपको पता है कि दशमलव के बाद कोई अंक है, कोई अंक है तो वहां तक वैल्यू रहती है, जैसे 7 और 4 है, उसके बाद कोई भी 1 2 3 4 कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ क्या है 0 0 0 0 है। तो आपको पता है दशमलव के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसको 0 को यहाँ से सबको हटा सकते हैं। अब क्या हो गया, छोटा हो गया, इसको यहाँ पे आके लिख दो 3.74 10 टू द पावर 10, ये हो गया इसका मानक रूप लिख दिया हमने, ठीक है साहब। बहुत छोटा हो गया ना, पढ़ने में भी आसान है। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को क्या है छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए, जिससे हम आसानी से पढ़ सकें, इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में लिखते हैं। तो आप मैं अभी जो क्वेश्चंस आगे करवाऊंगा उनको आप वीडियो को पहले पॉज कर लें, रोक लें, उसको पहले खुद से सॉल्व करके देखें, और फिर जब मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आप वीडियो चालू कर दें, फिर जो करने के बाद, और फिर आप देख लें कि आपका सही है या गलत है। अगर गलत है तो कहाँ पर गलती हुई है आप उसको चेक कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी संख्या को छोटी करने के लिए ऐसा कुछ भी इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ क्या करना है, हमने दशमलव खिसकाना है, कहाँ बाईं तरफ खिसकाना है, और 10 की पावर क्या लगानी है, उसको मल्टीप्लाई करके जितने अंक हमने दशमलव खिसकाया उतनी 10 की पावर लगा देनी है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कोई ये संख्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देखिए आप, पहले वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बता दूँ। ओके, आपने कर लिया होगा तो आप देख लीजिए इसको कैसे करते हैं। कंडीशन क्या है, 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो हम m की वैल्यू क्या लगे, सर 92 तो 10 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्या करें, 9.2 कर दें। 9.2 1 से तो बड़ा है और क्या है 10 से छोटा है, सर 9.2 कर दीजिए। चलो मैंने 9.2 लिख दिया, ये 0 0 0 0 0 0 0 वैसे ही रहेंगी। सर ये तो बहुत छोटी संख्या हो गई। हाँ, यानी कि ये तो पहले बहुत बड़ी संख्या थी और यहाँ पे अगर हमने दशमलव लगा दिया तो बहुत छोटी हो गई। नहीं, हमें क्या करना है, इसके ही बराबर इसका मान आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने दशमलव इधर किसका है तो इसमें 10 की किसी पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 10 की कितनी पावर होना चाहिए। आप देखिए पहले अगर यहाँ दशमलव नहीं था, इसका मतलब लास्ट में दशमलव था, लास्ट में था। हमने कितना अंक किसका है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी काउंट करना है क्योंकि इसके इस तरफ लगाया है हमने दशमलव,
तो यही नहीं कि आप जीरो को ही काउंट कर लो और जीरो को काउंट करके सिर्फ उसकी 10 की पावर लगा दो, नहीं, कोई अंक है तो उसको भी काउंट करना है, कुछ भी होने तो वो सारे काउंट करने दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लगा दिया, तो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, 10 × 10 करके और उसका एक्सपोनेंट या उसकी घात 8 लिख देंगे। अभी ये बड़ी है तो बड़ी को कैसे छोटी करें, दशमलव के बाद 2 है और 2 के बाद क्या है, पूरी 0 है, तो हम इन जीरोस को यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसको यहाँ नज़दीक में लिख लेते हैं, 9.2 और 10⁸। देखो कितनी छोटी संख्या हो गई, पढ़ने में आसान है और समझने में भी आसान है। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0। चलो बहुत बड़ी संख्या है, आप पहले खुद करके देखिए वीडियो को रोक करके, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो जब आप कर लेते हैं फिर इसको वीडियो को चालू कर दें और देख लें। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब क्या करना है, एम लिखना है सबसे पहले, तो यानी 1 या 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। तो अगर यहाँ लगाएं पॉइंट तो ये तो 1203 हो जाएगा, यहाँ लगाएं तो 120.3 हो जाएगा, यहाँ लगाएं तो 12.03, ये भी बड़ा है 10 से। तो क्या करें, यहाँ पे दशमलव लगा दें, यहाँ पे हमने दशमलव 1.2 पहले ही बताया था। एम क्या है, दशमलव, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, तो 1.2 लगा दिया हम। 1.2 लगाया लेकिन संख्या छोटी हो गई, और पहले के बराबर ही हमने करना है उसकी संख्या के। तो क्या करेंगे, जितना अंक हमने इधर खिसकाया है लेफ्ट साइड में दशमलव को, उतनी 10 की पावर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक खिसका दिया हमने दशमलव को। तो यहाँ 10 की एक्सपोनेंट 12 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो दशमलव के बाद 2 है, 0 है और क्या है, 3 है। अब ये 0 को हम नहीं हटा सकते क्योंकि इसके बाद 3 है। अगर लगातार ही 0 होती तो सारी 0 को हटा देते। तो अगर यहाँ पे 3 है तो हम किन 0 को हटा सकते हैं, 3 के बाद पूरी 0 0 है, तो इनको हम हटा सकते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ नज़दीक करके लिख दें 10 की घात 12, तो हमने इसका ये मानक रूप लिख दिया। इसका यही है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि मानक रूप में लिख दिया, जिसको कि पढ़ने में आसान रहता है। तो अभी 4-5 मैंने एग्जाम्पल बता दिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का ही एक दूसरा पार्ट है। दूसरा क्या है, ये तो हमने बड़ी संख्याओं को क्या किया, छोटे रूप में लिखा। अब कुछ छोटी संख्याएं भी हो सकती है नगण्य, बहुत छोटी छोटी, माने दशमलव संख्याएं 0.00000000123, 0.000000002, 0.000000005, इस तरह की भी संख्याएं आपने पढ़ी होंगी, हैं? तो उनको भी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, छोटी से छोटी संख्याओं को। जैसे कोई संख्या है 0.000000053, ये संख्या है। सर बोलोगे इसमें तो दशमलव पहले से ही लगा हुआ है। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या करेंगे हम, इस प्रकार की संख्याओं को मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये दशमलव है ना, दशमलव को हमें इधर खिसकाना है, तभी तो छोटी होगी, तभी तो छोटी होगी। नहीं तो हम दशमलव को इधर खिसकाएंगे तो ये तो क्या है, ये 0 तो कटेंगे नहीं, क्योंकि 0 के बाद 5 और 3 ये अंक हैं जिनकी कोई वैल्यू है, ठीक है। तो इसको इधर तो खिसका नहीं सकते दशमलव को, तो हम क्या करेंगे, ये जो इधर खिसकाएंगे तो और संख्या बड़ी हो जाएगी,
और संख्या क्या है, लेंदी हो जाएगी, पढ़ने में आसान नहीं रहेगी, क्योंकि और जीरो ऐड हो जाएंगी। अगर हम 2 अंक और खिसकाते हैं, 1 और 2, तो यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ पे यहाँ दशमलव लग गया। अब क्या होगा, 2 अंक खिसका दिया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमने 10 की पावर 2 लगाएंगी, क्योंकि हमने, लेकिन ये तो सब बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें से हम जीरोस को नहीं हटा सकते, क्योंकि शून्य, दशमलव के बाद शून्य है, लेकिन फिर 5 और 3 है। अगर लगातार शून्य होते तो हम हटा सकते थे। सर अब क्या करें इसका, तो हमने कुछ नहीं करना है इसमें, इसके दशमलव को हमने क्या करना है, इधर खिसकाना है, राइट साइड में खिसकाना है। अरे सर राइट साइड में खिसकाएंगे तो इसकी तो वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो मैंने पहले ही बताया था, अगर ऊपर अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी हमें उसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब वो बराबर हो जाती है। चलिए देखो अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या था, 0.000। अगर हमने इस दशमलव को इधर खिसकाया, 1 2 3 4 5 6, m लिखना है हमने, तो m क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। तो क्या करें, यहाँ पे लगाएं तो 53 हो जाएगा, ये तो नहीं 0.53 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम दशमलव लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जीरो तो सब हट जाएंगी पहले वाले हैं, क्योंकि कोई अंक ही नहीं है। तो ये यहाँ पे अगर दशमलव लगाते हैं तो ये 0.53 हो जाएगा। 0.53 तो सर 1 से कम है, हमें तो क्या चाहिए, 1 चाहिए या 1 से बड़ा चाहिए। चलो इधर की बजाय हम अगर इधर लगा दें 5.3, हाँ सर ये सही है। कैसे, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5.3 दशमलव 5 के बाद में और 3 से पहले लगा दिया, तो 5.3 हो गई ये संख्या, यानी कि 1 से बड़ी हो गई और 10 से छोटी हो गई। हमने इधर किया तो इसका मतलब हमने किसी चीज से इसमें मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किससे किया, 1 2 3 4 5 6 और 7 अंक हमने इधर खिसकाया है। 1 2 3 4 5 6 7 अंक हमने क्या है, इसको इधर खिसकाया है। अगर हमने 7 अंक इसको इधर खिसकाते हैं तो इसमें 10 की पावर 7 का हमें भाग देना पड़ेगा। समझ लीजिए अभी पहले वाले में और इसमें क्या अंतर है। अगर हम दशमलव इधर खिसकाते हैं लेफ्ट साइड में तो क्या करना पड़ता है, जितने अंक हमने इधर खिसकाया उतनी 10 की पावर हमें यहाँ पे लगानी पड़ती है, 10 टू द पावर n। लेकिन अगर हमने दशमलव इधर खिसकाया तो उतनी 10 की पावर का डिवाइड करना पड़ता है उसको, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, वही आ जाए, वही आ जाए, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ नीचे 10 की पावर 7 लगा देना है। सर ये तो फ्रैक्शन में आ गई, कोई बात नहीं, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। अब देखो दशमलव यहाँ से हटके यहाँ चला गया, तो 5 है, 5 से पहले 0 0 0 है, तो इनका कोई मतलब नहीं है, तो पहले वाले जीरो को सारे को हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 5.3 अपॉन 10 टू दी पावर 7, ठीक है साहब। अब मैंने बताया था आपको घातांक एवं घात एक्सपोनेंट एंड पावर में कि अगर नीचे कोई पावर है उसको हमने ऊपर लाना है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5.3 इंटू 10 टू दी पावर -7। इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा इसकी घात का। अगर नीचे ले जाना चाहें तो नीचे ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा 10 टू दी पावर 7। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। जीरो पॉइंट 0.000001000
चलिए इसको करके देखते हैं। इसको कैसे करें सर? हमें m की वैल्यू 1 होना चाहिए या 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से दशमलव को यहाँ पे खिसका दें यहाँ पर, तो ये तो 10 हो जाएगा, लेकिन m तो क्या होना चाहिए? 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा होना चाहिए, तो हम अगर यहाँ लगा दें दशमलव को 1.0, यानी ये m क्या है? 1 के बराबर हो गया। 1 के बराबर हो गया। अच्छा, हमने ऐसा करने के लिए क्या किया? इसको इधर खिसकाया, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें 10 की घात 7 का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। 10 की घात 7 का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तब ये दशमलव यहाँ से यहाँ आ गया। 10 की घात 7 का मल्टीप्लाई करने से दशमलव क्या आ गया? यहाँ पे आ गया। तो यानी कि 10 की घात 7 यहाँ पे उपयोग में आ गई, तो ये तो यहाँ से हट जाएगी। लेकिन बोला कि ऊपर अंश में जितने से मल्टीप्लाई किया है उसी संख्या से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है, तब वो क्या है? फ्रैक्शन बराबर होती है। तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर 7 का, तो अब ये संख्या क्या है? बराबर हो गई है। पहले जो थी उसी के बराबर इसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए, दशमलव से पहले 1 है और 1 से पहले 0 0 है सारी, तो हम इन जीरोज को यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए नीचे क्या बच गया? 10 की पावर 7 और ऊपर क्या बच गया? 1.000। तो दशमलव के बाद सारी जीरो हैं, तो इनको सबको हटा सकते हैं, या एक जीरो रखना चाहो तो रख सकते हो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको बटे में नहीं लिखना है, हमने क्या है? ऊपर ले जाना है। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.0 या 1 लिख दो इंटू 10 की पावर -7। अगर किसी की घात या किसी का एक्सपोनेंट माइनस में है, समझ लो माइनस में है, समझ लो वह संख्या बहुत ही छोटी है। और जितनी माइनस में यहाँ पे पावर बनती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, उतनी वो संख्या और छोटी होती जाएगी। नॉर्मल में क्या था? जैसे 10 की घात 7 लिखा था हमने, और एक लिखा 10 की घात 9। इसमें बड़ी कौन सी संख्या है? सर इसकी घात 7 ही है, इसकी घात 9 है, तो ऑब्वियसली ये 10 की घात 9 है जो वो बड़ी संख्या है। लेकिन नेगेटिव में आपने देखा होगा, जैसे हमने नंबर लाइन पे वो डिनोट किए थे संख्याओं को, तो उसमें पता होता है, जैसे ये लाइन दी है तो यहाँ पे 0 किया था हमने, इधर बढ़ रहे थे तो 1 2 यानी प्लस के थे ये सारे, और यानी कि संख्याएं इधर की तरफ बढ़ रही हैं। तो आपको पता है कोई चीज लेफ्ट से जाएंगे हम, राइट की तरफ क्या होती है? बढ़ती है। ऐसे अगर हम इधर आ जाएं तो इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, यानी कि संख्याएं इधर क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। इस पे हम चलेंगे, इधर से कहीं से भी चलो आप, यहां से चलेंगे इस तरफ करें -4 से -3 पे, तो क्या संख्या बड़ी हो रही है? -4 से बड़ी क्या है संख्या? -3 है। -3 से बड़ी क्या है? -2 है। -2 से बड़ी -1 है, फिर इससे बड़ी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, ऐसे बढ़ रही है। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये क्या है? डिक्रीज हो रही है। ये क्या है? छोटी हो रही है संख्याएं, डिक्रीज हो रही है। 4 से 3 आया, 3 से 2 आया, 2 से 1 आया, 1 से हो गया 0, 0 से फिर क्या? -1, फिर -2, फिर माइनस, यहाँ तक घटते क्रम में इस तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे जो माइनस की संख्या है, अगर पावर हम लगाते जा रहे हैं तो इनको जैसे पावर ही समझ लो, घात समझ लो। तो जैसे -7 इधर आया, -8, -9, तो इस तरफ जितनी जो इधर जो इनका जो इधर आ रहे हैं हम, तो इधर वो छोटी संख्याएं होती जा रही हैं, क्योंकि बड़ी तो लेफ्ट से राइट होती है, राइट से लेफ्ट हमेशा छोटी संख्या होती है। तो इसकी जो पावर है या घात है या एक्सपोनेंट है,
ये जितनी ज़्यादा होगी नेगेटिव में वह संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूं और फिर यह आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। जीरो पॉइंट जीरो 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 9900000। इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। आपको पता है कि दशमलव के बाद 00 लगातार हैं तो सबको उनको मिटा देना चाहिए, लेकिन हम इनको नहीं मिटा सकते क्योंकि इसके बाद 992 अंक आ रहे हैं 99 में। इसके बाद लेकिन फिर 00 है सारी, तो इनको हम ऐसे ही मिटा सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। चलिए पहला काम तो हमने ये कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा लंबी हो रही थी, छोटा कर दिया। अभी क्या है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू कितनी निकालनी है, 1 होनी चाहिए। 1 से बड़ी 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 10 से हमेशा छोटी होगी। तो इस दशमलव को कहाँ खिसकाना पड़ेगा, हमने यहाँ पर 9.9 10 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है। तो यहाँ अगर खिसकाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से, 10 टू द पावर कितने से मल्टीप्लाई करना, जितने अंक हम इधर खिसकाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक खिसकाना चाहते हैं, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, इस दशमलव को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमने ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया तो सर बराबर करने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं होता है, उसके नीचे 1 होता है। मैंने 1 लिखा नहीं है क्योंकि 1 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या वही रहती है, कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए मैं 1 को नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी। चलिए ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ दशमलव को शिफ्ट करें तो कितना, 6 अंक शिफ्ट किया, तो यानी कि ये तो हमारे इसके काम आ गई दशमलव के। ठीक है, दशमलव के काम आ गई, तो यहाँ हमने इसको काट दिया। अब बचा क्या, ऊपर 9.9 और नीचे 10 का एक्सपोनेंट कितना है, 6 है। अब देखो 9 से पहले सारी 0 है तो इन 0 को हम हटा सकते हैं, ये हटा दिया हमारे पास, ये तो कट गया, इसको भी हटा दो। तो क्या बचा हमारे पास, 9.9 ओब्लिक 10 का एक्सपोनेंट क्या है, 6, ये बचा। अब इसको हम अगर ऊपर ले जाएं तो आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी संख्या को हम ऊपर ले जा रहे हैं और उसकी घात धनात्मक है तो ऊपर ले जाने पे वो घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक या नेगेटिव हो जाएगी। तो 9.9 इंटू ऊपर ले गए हम तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज का ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, घातांक एवं घात से ही रिलेटेड टॉपिक था, और ये दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट मैं कल प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ, आज ये मैं दूसरा पार्ट अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, और आप इसको पूरा देखना। आपको अगर समझ आता है, अच्छा लगता है तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें, मुझे बताएं अगर कोई कमियां रह रही हैं, पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंज करना है और किसी चीज़ में चेंज करना है तो आप कमेंट्स मुझे ज़रूर करें। आपके कमेंट्स बहुत कीमती हैं और मैं उनका रिप्लाई भी दूंगा। आप बाकी चैनल्स पर बड़े बड़े पे आप देखते होंगे, आप कुछ भी कमेंट कर दो आपका कोई रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूँगा, आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।